ये बेटा भी कराते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन शायद ये किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन 7 किया था हमने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखते हैं। इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ और शीट पे लेके आता हूँ। जी बेटा, तो सेम मॉड्यूल का ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसका, एक मिनट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं आपको, देखते हैं। कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च फॉर द 31st 12 2013 एंड द बैलेंस शीट ऑन सेम डेट। आपको उस दिन क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो जो लाइब्रेरी बुक्स है उसका ओपनिंग बैलेंस है 2,30,000, और 52,200 हमने और यहाँ पर बेटा परचेज करी है, 52,200 और हमने परचेज करी है। ठीक है, इतनी हमने परचेज और करी। फर्नीचर 159,500 का था, और फिर हमने कहता है कि फर्नीचर और परचेज किया 35,500 का। देन बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, देन एंट्रेंस फीस, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, उसके बाद सर्टिफिकेट फीस, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देन हायर चार्जेस, इंटरेस्ट, अदर रिसिप्ट्स, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राफ, इंश्योरेंस, उसके बाद एक्सपेंसेस, पीरियडिकल्स, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इनकम, प्राइजेस गिवन, प्राइजेस बैंक बैलेंस, डोनेशंस गिवन है आपको, उसके अलावा आपकी जनरल एक्सपेंसेस, कैपिटल फंड, बैंक बैलेंस, और कैश इन हैंड और टोटल। इसमें कैपिटल फंड बेटा में पहले से गिवन है। अगर कैपिटल फंड पहले से गिवन है तो उस सिचुएशन में हमें पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहता है बेटा सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है 22,500 का, और सॉरी कहता है सब्सक्रिप्शन 22,500 का भी रिसीवेबल है और हमें मिलना बाकी है। और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है उसमें 7,850 रुपये 2014 के रिसीव हुए हैं। इंटरेस्ट जो हमारा एक्रूड है बेटा इन्वेस्टमेंट पे वो 6250 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की, मतलब 2013 की, वो आपकी 12,500 है। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 4,500 है। बुक्स पे डेप लगाना है एट द रेट ऑफ 15%, बिल्डिंग पे डेप लगाना है एट द रेट ऑफ 1%, और फर्नीचर आप पे आपको डेप लगाना है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये है जी हमारे पास। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। नाम है इसका एजुकेशन सोसाइटी। साल एंड हो रहा है 2013 में। ओके, चलिए करते हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ पर एजुकेशन सोसाइटी, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो इस चैप्टर में बेटा कॉन्सेप्ट तो हम सारे बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। इसमें बस अब हमें क्वेश्चन जो हैं वो फिनिश करने हैं। इसके तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने करवा दिए हैं, बस मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन करने हैं आपको। तो होपफुली इसके बाद एक क्लास और हमारी लगेगी, या दो और लगेगी मैक्सिमम, फिर ये खत्म हो जाएगा।
तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। देन उसके बाद बैलेंस शीट। एज ऑन 31 दिसंबर 13। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, इतना पहले आप बनाओ, पहले फॉर्मेट पे करते हैं आगे, 2 मिनट वेट करेंगे। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया बेटा फॉर्मेट बनाइए, हम कर रहे हैं CMA मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा करते हैं जरा, 2 मिनट वेट करेंगे, कुछ कुछ चीज चेक चेक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो देखेंगे, क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले आपको बेटा दे रखा है क्वेश्चन में कि अब जो हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स हैं असेट्स, उसका ओपनिंग बैलेंस है 2,30,30,000, और बुक्स हमने करंट ईयर में परचेज करी है बेटे 52,200 की। ठीक है, इतने हमने परचेज और करी। तो ये बेटा कहाँ जाएगी, सीधे बैलेंस शीट में, राइट, क्योंकि ये हमारी असेट है। तो एसेट में पहले हम लाइब्रेरी बुक्स डालेंगे, 2,30,000। ऐड करेंगे परचेजेस, ठीक है, ऐड करेंगे परचेजेस। परचेज हमने करी है बेटा लाइब्रेरी बुक्स की 52,200। इसके अलावा कोई सेल तो नहीं है, वो भी चेक करनी पड़ेगी आपने। तो यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बुक्स की सेल नहीं है। चलिए, तो 52,200 इसमें प्लस कर लो। एक मिनट बेटा, पेन हैंग हो गया शायद मेरा।
ठीक बेटा 1 मिनट, थोड़ा टाइम लेगा। तो बेटा वेट करो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। इसको मैं क्लोज करके दोबारा ऑन करता हूँ तो शायद हो जाए। 1 मिनट। जी ओके। जी बेटा हो गया, इसको करते हैं। राइट, तुम कर रहे थे क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स लेके गए हम बैलेंस शीट में। ठीक है, सेम है मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। लाइब्रेरी बुक्स को बैलेंस शीट में लेके गए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और उसमें परचेस हमने ऐड कर ली, कितना हमने और खरीदा। कितने की थी बेटा परचेस, बताओ जरा। 2,30,000 तो ओपनिंग बैलेंस था, और कितना परचेस किया था हमने? 52,200। 50 to 200, तो 52,200 की हमारी इसमें क्या है, परचेज है। इसको जोड़ देंगे टोटल, तो ये 282,200 हो गया। लेस करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें डेप आपको लगाना है। डेप का रेट कितना दिया हुआ है इसमें, तो आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो लाइब्रेरी बुक्स हैं उस पर 15% का डेप आपको बेसिकली लगाना है। राइट, अब बेटा 15% का डेप लगाएंगे तो इसमें कितना आएगा, करना जरा। 2,80,200 का 15%, 2,80,200 का 15%। 42,330। राइट, अब देखो इसमें है क्या, इसमें पेज है, एक पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन में ये बोलता है कि लाइब्रेरी बुक्स हमने साल के दौरान परचेज करी है 52,200 की। ये हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है। अब ये साल के दौरान कब खरीदी, या तो हमने ईयर के बिगनिंग में ली होगी, या तो हमने ईयर के एंड में ली होगी, या हमने इसके अलावा बीच में और किसी डेट में इसको परचेज हमने किया होगा। तो जब फ्रेश परचेज की डेट हमें नहीं गिवन हो, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, जब फ्रेश परचेज की डेट हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, तो हम तीन में से कोई एक पॉइंट हम एज्यूम, तीन में से कोई एक पॉइंट हम एज्यूम करके चलेंगे। पहला क्या, अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये 50 to 200 हमने ईयर के बिगनिंग में ही परचेज कर लिया था, साल के शुरू में ही परचेज किया था, तो हमें 50 to 200 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये 50 to 200 की एसेट हमने साल के एंड में परचेज करी है, तो इस सिचुएशन में इस पे कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। राइट,
लेकिन अगर हम ये माने कि इसको ना तो ओपनिंग में खरीदा, ना हमने एंड में खरीदा, इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदा है। अब इन बिटवीन हमने कौन से डेट में परचेज किया होगा, इसकी कोई फिक्स डेट तो हमें गिवन नहीं है। तो जब हम ये मानते हैं कि इसको साल के बीच में हमने परचेज किया है, तो हम ये मानेंगे कि इसको साल के मिडल में परचेज किया है। मतलब ना तो इसको हमने शुरू में परचेज किया, ना तो हमने इसको एंड में परचेज किया। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर, ईयर के बीच बिल्कुल मिडल में हमने इसको क्या करा है, परचेज करा है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मैंने ये परचेज साल के बीच में करी है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? 2,30,000 पे 15% निकालेंगे पूरे साल का, और जो ये 50 to 200 है, इस पे डेप निकालेंगे 15% 6 महीने का। अब पहले मुझे बताओ 2,30,000 का जो 15% है वो कितना आता है? 2,30,000 का 15%, 34,500। 34,500। फिर 52,200 का 15% 6 मंथ के लिए, 5,200 इंटू 15% 6 मंथ के लिए 3915। 3,915। इन दोनों को जोड़ दो, 38,415। 38,415। तो ये आया इसका डेप्रिसिएशन। तो मॉड्यूल में आप चेक करना, शायद उसमें ऐसे ही क्या हुआ है, इसमें इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि जो एडिशनल परचेज हमने करी है, ये हमने इन द मिडल ऑफ द ईयर करी है। क्योंकि हमने परचेज करी है एडिशन और डेट हमें गिवन नहीं है, तो तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। हमें वर्किंग नोट में डालना पड़ेगा कि हम किस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। या तो एज्यूम करो कि ईयर के बिगनिंग में खरीदा है, तो 52,200 पे डैप पूरे साल का लगेगा। या एज्यूम करो एकदम एंड में खरीदा है, तो 50 to 200 पे कोई डैप लगाने की जरूरत नहीं होगी। या मानेंगे कि इन द मिडल ऑफ द ईयर हमने खरीदा है। क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे लेके चला है। एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बेटर यही है कि अगर डेट नहीं गिवन हो, तो आप मिडल ऑफ द ईयर मान के चलें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वर्किंग नोट में एक पॉइंट डालूंगा, वर्किंग नोट में पॉइंट पॉइंट डाल देता हूँ। इट इज एज्यूम्ड दैट all purchases of asset have been made at middle of year। हमने ये माना कि ये असेट हमने साल के बीच में खरीदी है। अगर ऐसा है तो अब हम डेप्रिसिएशन ऐसे लगाएंगे, 2,30,000 पे पूरे साल का, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो 2,30,000 पे पूरे साल का, और 50 to 200 पे 15% 6 मंथ का। जो पूरा कितना आ रहा था, 38,415 आ रहा था टोटल। यस सर। राइट, Yes. ये यहाँ पे लेस कर दो, 38,415। बताओ कितना आया? 2,43,785। ठीक है, 243,785। और ये डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 48,315। और भी आइटम पे डेप लगेगा धीरे धीरे, तो वो भी लिखते रहेंगे। तो बेटा लाइब्रेरी बुक्स तो हो गया। सेम उसके बाद फर्नीचर है 159,500 का, और एडिशनल परचेज करी है 35,500 की। तो इसको भी सेम ऐसे ही हम लेके जाएंगे पहले बैलेंस शीट पे, ठीक है। एक मिनट, इसको दिखाओ। फर्नीचर 159,500। परचेज कितनी करी है बेटा इसकी? 35,500। 35,500। तो 159,500 में से प्लस कीजिए 35,500।
कितना आता है? 1,95,000. 1,95,000। इस पे भी आपको डैप लगाना है, तो इस पे भी ऐसे लगाएंगे 159,500 रुपये पूरे साल का और 35,500 पे 6 मंथ का। कितना रेट बोला हुआ है इसका डैप का? फर्नीचर पे आपको 10% डैप लगाना है, तो मुझे टोटल डैप निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 159,500 रुपये पूरे साल का और 35,500 पे 6 मंथ का। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का और एडिशनल परचेज पे 6 मंथ का, दोनों को निकाल के जोड़ो और बताओ कितना आ रहा है? 17,725. ठीक है बेटा, बाकी लोग भी निकाल लेना, वेरीफाई कर लेना कि 17,725 आ रहा है। 159,500 रुपये पूरे साल का और 35,500 पे 6 मंथ का डैप का रेट आ है। रहा है सर। हाँ, डैप का रेट है 10%। इसको माइनस कर दो, 195,000 माइनस 17,725 कितना बनता है ये? 1,77,275. 275। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन 17725 आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में। तो ये लगा फर्नीचर पे 17725। इसके अलावा एक आइटम पे और डेप्रिसिएशन बोला हुआ है शायद, तो वो भी देखेंगे अभी। चलिए ऊपर आते हैं और क्वेश्चन में। ठीक है, या चलो मैं क्वेश्चन के ना फोटो ले लेता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े। आपके पास बुक होगी तो आप बुक से देख लेना। 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद अगला जो हमारे पास आइटम है, लाइब्रेरी बुक्स हो गया था, फर्नीचर हो गया था, बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स का ओपनिंग बैलेंस है 37,89,000। और क्या बिल्डिंग की हमने परचेज करी है कोई? बिल्डिंग की कोई परचेज हमें यहाँ पर नहीं गिवन है, कोई परचेज नहीं बिल्डिंग की। और बिल्डिंग पे हमें 15% डैप लगाने को बोला हुआ है, तो सीधे बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस पहले एसेट में लेके जाओ। बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 37,89,000। 37,89,000 और डैप लगा दो इस पे। इस पे डैप का जो रेट बोला है बेटा आपको, वो 1% बोला हुआ है, तो 2 जीरो कम कर दो, 37,890 माइनस करो, बताओ कितना आया? 37,57,110. 47,51,110 37,890 यहाँ लिख देंगे इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 57,000. कितना है, नहीं चेक कर लो, क्योंकि 1% निकालेंगे तो कितना आ रहा था वो? 37,89,000 माइनस 37,890 37,51,110 37,57. 37,57। 110. Yes, sir. ठीक है बेटा, बाकी लोग भी जरा चेक कर लेना 37,57,110। ठीक है, वरना फिर बैलेंस शीट में दिक्कत होगी बाद में। तो डेप हमारा यहाँ से आ गया 37,890। 37,51,110 आएगा टोटल। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? बैलेंस शीट में कौन से हाँ वाले सर, शीट? 37,5,111। ये 1 है? अच्छा, एक मिनट इसको चेक करो बेटा, 1 है या 7 है? 1 है सर। 1 है, sir. अच्छा ठीक है, अब ये तीनों बेटा जोड़ दो, 48,315, 17,725 और 37,890। इन तीनों को जोड़ दो, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 103930 10। 3930 ठीक है, 103930। एक मिनट, ये बुक्स का डेप बेटा 48,315 था या क्या था? ये 38,415 था। ये बेटा 38 है, सॉरी, अब करो जरा, 38,415 था शायद ये।
38,415, 38,415, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। 38,415 है ये। 94,030 94,030, 30 तो Yes, sir. 94,030, Yes, sir. राइट। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, फिर देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 21,25,000 की, अगेन बैलेंस शीट में जाएगी, सीधे बैलेंस शीट में आ जाइए। इन्वेस्टमेंट डाल देंगे यहाँ पर। अमाउंट है इसका 21,25,000, राइट। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स, ये जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, इसको लायबिलिटी में डाल दो, यहाँ डाल देते हैं चलो। तो क्रेडिटर्स हो गया हमारा 177,900। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में डाल दीजिए 59,700। देन इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, ये भी आपका लायबिलिटी साइड में आएगा 1,85,000। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड ये हमारे पास है, हाउ मच अमाउंट, 1,85,000। चलिए, उसके बाद फिर है बेटा आपके पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपकी 2,02,600 है। और एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इसको रेवेन्यू नेचर का मानना है या इसको फिर हमने कैपिटल मानना है, तो जैसा बोला होगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, सब क्वेश्चन के बारे में बोला हुआ है, इंटरेस्ट के बारे में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट एक्रूड है, और कुछ नहीं है सर। तो आप कुछ भी मान सकते हो, रेवेन्यू या कैपिटल जो भी मानोगे आपने उसके लिए वर्किंग नोट डालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज्यूम कि एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम है। एंट्रेंस फीस इज एज्यूम टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कुछ ना बोला हो तो आप रेवेन्यू या कैपिटल कुछ भी मान सकते हैं। अगर रेवेन्यू मानेंगे तो इनकम साइड में आएगा, अगर कैपिटलाइज करोगे तो बैलेंस शीट में आएगा। तो मैं इसे इनकम मान रहा हूँ। एंट्रेंस फीस की जो अमाउंट है वो है 2,02,600। इज इट राइट? तो यहाँ पर बाय एंट्रेंस फीस 2,02,600 डाल दो। ठीक है, ये आपकी मर्जी, इसको क्या मानना है आपने। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फीस दे रखा है आपको एग्जामिनेशन फीस, ये भी इनकम ही है 32,500 की, डाल देंगे इसको भी ऐसे बाय एग्जामिनेशन फीस। इसका अमाउंट है 32,500। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सर्टिफिकेट फीस, अगेन इनकम भी मानना है इसको भी, ये डिफरेंट तरह की रेवेन्यू है। इसका अमाउंट हो गया 7,800। देन आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,75,800 का, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट बोली हुई है उसको देखेंगे हम। बाय सब्सक्रिप्शन 2,75,800, और नीचे क्या बोला है देखो, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,500 और मिलना बाकी है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 22,500, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसको जोड़ देंगे। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें 7,850 2014 का रिसीव हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का। तो लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी, इस साल की इनकम नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको लेस करना पड़ेगा, ये है 7,850। बताओ ये सब करने के बाद कितना आता है? 2,90,450। 2,90,450, 2,90,450। और अब सर ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मिलना बाकी है, ये बन जाएगी असेट, और 7,850 जो है एडवांस इनकम, ये बन जाएगी हमारी लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा 22,500 और 7,850। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,500 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,850। ठीक है, इनकम एडवांस में मिल जाए
तो लाइबिलिटी बन जाती है 7850। उसके बाद बेटा हायर चार्जेस हैं 95,500 की, अगेन इनकम है, तो सीधे डाल देंगे इसको इनकम में। तो बाय हायर चार्जेस, हायर का मतलब कोई चीज आपने रेंट पे दी होगी, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग रेंट पे दी होगी तो वहां से आपको रेंट मिल रहा है 95,500 का। चलिए जी, उसके बाद है बेटा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 85,000 का, और नीचे इंटरेस्ट के बारे में एक बात बोली हुई है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 6250 का इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है, इतना मिल चुका है, इतना और मिलना बाकी है, तो पहले जितना मिल गया वो लिख दो। अच्छा, इंटरेस्ट से ये कैसे मालूम चला है कि इंटरेस्ट पेड है या रिसीव्ड है, कैसे कैसे आपको मालूम चला? जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट है वो 85,000 है, कैसे मालूम चला पेड या रिसीव्ड है? एनीवन? सर वो क्रेडिट में लिखा है सर। हाँ, क्योंकि वो क्रेडिट में लिखा है तो इसका मतलब हाँ इनकम है, इनकम है, करेक्ट। बाय इंटरेस्ट ये है हमारे पास 85,000, क्रेडिट में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये इनकम है हमारी, क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जितना और मिलना बाकी है। ये इनकम, ये इंटरेस्ट अर्न हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ 6250, तो टोटल 91,250 हो गया। यही एक्रूड इंटरेस्ट हम बैलेंस शीट में डालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 6250 बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद दे रखा है आपको अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट 4,400 रुपये की इनकम है, तो यहाँ डाल देते हैं इसको। बाय अदर रिसिप्ट अमाउंट इज 4400। नाउ उसके बाद खर्चे चालू हो गए हैं। सैलरी है 155,900 की, नीचे कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं है? हाँ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2013 करंट ईयर की 12,500, तो इतनी सैलरी पे कर चुके हैं और इतना और देना बाकी है 12,500 का, तो जोड़ा जाएगा। तो पहले यहाँ सैलरी लिखो, सैलरी का अमाउंट है 155,900, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2013 की करंट ईयर की 12,500, कितना आया? 155, 165, 177, 178, 168. 178,400 इज इट? नहीं, या 168, 168. 168,400, राइट। और 12,500 जो है ये देना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा आपका। तो लाइबिलिटी में चले जाते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको 12,500 की दिखानी पड़ेगी। चलिए, उसके बाद बेटा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 8,500 रुपये का एक्सपेंस है, ठीक है, तो सीधे यहाँ आ जाइए, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और एक्सपेंडिचर में डाल दो। चेक करो इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है, नीचे नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,500, पोस्टेज एंड टेलीफोन 2,500, कोई इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टेज एंड टेलीफोन 2,500। देन वी हैव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में एडजस्टमेंट है कि प्रीपेड है 4,500, क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? लेस करना Less. पड़ेगा. Yes Yes, sir. sir. लेस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, इस साल का खर्चा नहीं है। तो Yes. इंश्योरेंस वी हैव 10,400, और लेस कर देंगे इसमें हम प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 4,500, कितना आया बताओ? 5,900. 5,900, राइट। और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? Sir, Assets. liabilities. No, Assets. assets. Sir, assets. Assets में, because we have paid in advance, Yes, yes. so it will provide us economic benefit in future, मतलब आगे नहीं पे करना पड़ेगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ दिखा देंगे अमाउंटिंग टू 4,500, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद बच्चा हमें क्वेश्चन में दे रखा है एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, तो सिंपल खर्चा है, एक्सपेंडिचर में आ जाओ, टू एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस है मेरे अमाउंटिंग टू
24,000, राइट। उसके बाद यू कैन से नेक्स्ट आइटम इज पीरियडिकल्स। इसका मतलब होता है बेटा मैगजीन, जो कि रेगुलर पीरियड पे आती रहती है, सपोज मंथली या वीकली, तो इसको भी एक्सपेंस ही मानते हैं। अगर ये बुक्स के साथ में दी होती, बुक्स एंड और फिर ये लिखा होता, फिर बैलेंस शीट में लेके जाते। ठीक है, तो पीरियडिकल्स का मतलब वीकली मैगजीन, डेली मैगजीन, मंथली मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, सेम ईयर में एक्सपेंस कर देते हैं। तो 15,600 हमने यहाँ डाल दिया। देन वी हैव प्राइस फंड। फंड आपका बैलेंस शीट में जाएगा, प्राइज इन्वेस्टमेंट ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो फंड लेके जाते हैं और फंड में से कोई खर्चा हुआ है, तो प्राइस इन्वेस्टमेंट की इनकम भी हुई है, ठीक है, 10,200 की, प्राइस गिवन भी है और प्राइस बैंक बैलेंस भी है। ओके, तो व्हाट वी विल डू, बैलेंस शीट में आते हैं, इसको फिक्स करता हूँ पहले, राइट। बैलेंस शीट में पहले आप प्राइस फंड डालेंगे। यहाँ पर प्राइस फंड का जो अमाउंट है वो है 2,15,000, ठीक है। इसी प्राइस फंड में से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, तो अगर हम फंड में से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, वो फंड में से माइनस नहीं होता, उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं हम, कहाँ पर सर, एसेट साइड में। तो प्राइस इन्वेस्टमेंट है 2,10,400 की, तो प्राइस इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ स्पेस अवेलेबल है या नहीं, वरना कुछ करना पड़ेगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ प्राइस इन्वेस्टमेंट, तो ये तो कैश सर ये प्राइस फंड का ही है कि यूज तो प्राइस के लिए इन्वेस्ट किया है, तो लेस क्यों नहीं होगा सर? नहीं, देखो क्या होता है कि सपोज मान लो हमने, हाँ आपका बात सही है, प्राइस फंड हमने बनाया और प्राइस फंड प्राइस के एक्सपेंसेस के लिए होगा, यूटिलाइज होगा, जो कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्राइस फंड जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बनाया था, हमने उसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, जिसका क्या नाम है, प्राइस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कोई फंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बनता है, लेकिन उसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर हम प्राइस फंड में से माइनस नहीं करते, उसको एसेट साइड में दिखाना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, एसेट है, तो ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं एसेट साइड में। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, फिर आपको प्राइस फंड में से एक्सपेंस करना पड़ता। बताओ विशाल, बात समझ में आई? हाँ सर, मतलब एक्सपेंसेस होता दो ही लेस होता। हाँ, अगर एक्सपेंस होता तो लेस कर देते, पर क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए हमने वहां डाल दिया 2,10,400। फिर उसके बाद हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम मिली, इनकम प्राइस फंड में ही जोड़ी जाएगी, ठीक है। एड इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम फंड में से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जाती है एसेट में, और अगर उसके ऊपर कोई इनकम मिले तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट ना करके फंड में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका बर्थ हुआ है आउट ऑफ प्राइस फंड। अब उस इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो फंड में ही जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इनकम जो है आपकी, वो 10,200 है, वो इसमें प्लस हो जाएगी, इसको जोड़ दो, तो ये 2,25,200 हो गया। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्राइस फंड हो गया, प्राइस इन्वेस्टमेंट हो गई, प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, प्राइजेस गिवन, इतने प्राइस हमने दे दिए। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेस प्राइजेस गिवन अमाउंटिंग टू 9,500, ये इसी में से माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा प्राइस फंड का बैंक बैलेंस है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा आपको एसेट साइड में। पहले लेस करो, ये 2,25,200 और माइनस 9,500, 2,15,700 2,15,700, 700 2,15,700 की अमाउंट आ जाएगी, 2,15,700। और कुछ बैलेंस बच गया इसमें हमारा। प्राइस बैंक बैलेंस कितना था, प्राइस बैंक बैलेंस है 2,450, तो 2,450 का बैलेंस आपको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर ये प्राइस बैंक बैलेंस क्या है सर? प्राइस बैंक बैलेंस का मतलब हो गया कि प्राइस फंड में इतने कितने कैश हमारे पास पड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सपोज जैसे क्या होगा कि इनिशियली जब हमने प्राइस फंड बनाया, मान लीजिए उसके अगेंस्ट हमें 5 लाख रुपए मिले, ठीक है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे विशाल इसकी, हम एंट्री बनाएंगे प्राइस फंड कैश अकाउंट डेबिट या प्राइस फंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड।
अब ये प्राइस फंड लायबिलिटी साइड में आ जाता है, ठीक है, और जो ये प्राइस फंड हमारा बैंक बैलेंस है ये चला जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो कई बार हम फंड का कैश भी अलग से डिस्क्राइब करते हैं, उसको सभी कैश के साथ नॉर्मली ऐड नहीं करते। अब मान लो कि मैंने उसमें से कुछ खर्चा किया, मैंने प्राइजेस दे दिए, जितना प्राइस मैं दे दूंगा उतने से मैं फंड को भी माइनस करता हूँ और उतने से मैं प्राइस फंड के कैश बैलेंस को भी माइनस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख मिले थे तो पहले 5 लाख फंड में दिखा दिया, 5 लाख हमने बैंक बैलेंस में दिखा दिया, जिसका नाम प्राइस फंड बैंक बैलेंस है। 1 लाख के प्राइस अवार्ड करे तो 1 लाख फिर आपका जिस दिन हमने खर्च किया होगा वो फंड में से भी माइनस होगा, और 1 लाख प्राइस फंड बैंक बैलेंस फिर 1 लाख प्राइस फंड बैंक बैलेंस में से भी माइनस होगा, तो बचेगा 4 लाख। फिर मान लो क्या हुआ, सपोज हमने कोई खर्चा करना था, कोई खर्चा हमने करना था, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑफिस के लिए परचेज करना है फर्नीचर, और उसके लिए हमें 2 लाख रुपए की नीड है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने क्या करा, टेम्परेरी बेसिस पे वो पैसा हमने प्राइस फंड बैंक बैलेंस में से ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइस फंड बैंक बैलेंस तो घटेगा, लेकिन ये 2 लाख प्राइस फंड में से माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस फंड का यूटिलाइजेशन प्राइस फंड के मोटिव के लिए नहीं किया गया। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक बैलेंस हम फंड के लिए रखते हैं, हम उसका पर्पस, उसका यूज किसी और मोटिव के लिए भी कर लेते हैं, जिससे वो बैंक बैलेंस तो कम होने लगता है, बट जो उसकी लायबिलिटी वाली अमाउंट आती है वो आपकी सेम वैसे की वैसे रहती है। अब प्राइस फंड में मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो 2,15,700 आ रहा है, तो क्या हमारे पास प्राइस फंड का कैश भी 2,15,700 ही बचा होगा? तो क्वेश्चन ने आपको क्लियर कर दिया, क्या बोला कि नहीं, हमारे पास जो प्राइस फंड में बैंक बैलेंस है वो केवल 2,450 है। इसका मतलब इस फंड में से जो पैसे हैं वो प्राइस फंड के अलावा किसी और पर्पस के लिए भी यूटिलाइज किए गए हैं। तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस फंड बैंक बैलेंस में ये अमाउंट फ्यूचर में आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो कई बार ये ट्रैक करने के लिए कि फंड के पैसों का इस्तेमाल फंड के ही पर्पज के लिए हुआ है या नहीं, हम उसका बैंक बैलेंस अलग से निकालते हैं, ये इसका मोटिव होता है। फिलहाल तो इसका यूज क्या होगा क्वेश्चन में, बस ये एसेट साइड में आ जाएगा आपका। बताओ बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। तो प्राइजेस बैंक बैलेंस आपका 2450 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बैलेंस शीट को बड़ा करता हूँ। ठीक है, कैसे बड़ी होगी देखो, इसको मैं ना थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। चलिए, ये असेट्स हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस फंड बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास अमाउंट इसका, 2450। चलो ये मैंने ऊपर दिखा दिया 2450। नेक्स्ट है बेटा डोनेशन, और डोनेशन के आगे लिखा हुआ है कैपिटल। इसका क्या बेटा मतलब है, डोनेशन के आगे बेटा कैपिटल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कैपिटल पर्पस के लिए। इसका, हाँ, इसका ये मतलब है कि डोनेशन को हमने कैपिटलाइज करना है। अगर कैपिटलाइज करना है तो लायबिलिटी साइड में इसको डाल दो, वहां दिखा दो, या कैपिटल फंड में बाद में अलग करके भी दिखा सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ कैपिटलाइज होती है इसका ये मतलब है कि उसको लायबिलिटी में दिखाना है आपको, या उसे कैपिटल फंड में जोड़ के दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं सर यहाँ दिखा देता हूँ अलग से, डोनेशन 1,99,000। आप चाहो तो कैपिटल फंड में जोड़ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस है बेटे 5250, और जनरल एक्सपेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई नहीं है। तो जनरल एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंडिचर में डालने पड़ेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 5250, राइट, 5250। और फिर उसके बाद है कैपिटल फंड, ये लायबिलिटी में जाएगा। बैंक बैलेंस 65,500 है, तो ये नॉर्मल बैंक बैलेंस है, इसको दिखाएंगे एसेट्स में। तो यहाँ दिखा देते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है आपका हाउ मच, 65,500। ये नॉर्मल बैंक बैलेंस है प्राइस फंड बैंक बैलेंस के अलावा। कैश इन हैंड भी है 15-20। चलो जी, जो कैश इन हैंड है वो 15-20 है। इसके अलावा सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हो गई, बिल्डिंग डेप्शन सब कुछ हो गया। अब बेटा पहले इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकालो। इससे कितना सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है वो देखो आप। तो इसका सरप्लस आ रहा है 4,320। एक मिनट बेटा, मेरी फाइल बंद हो गई कहीं। मेरा पेज बेटा आपको दिख रहा है, बीबी विजिबल है?
हाँ सर। Yes, sir. Visible, sir. हाँ जी, सरप्लस बताओ कितना आ रहा है बेटा? सरप्लस या एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है आपका। सर ये डोनेशन आपने हाँ, एसेट साइड पे लिखा है ना, बैलेंस शीट के? नहीं, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि डोनेशन का बैलेंस होता है, डोनेशन का बैलेंस होता है क्रेडिट। डोनेशन क्या है आपकी? डोनेशन आपकी इनकम है। इनकम या तो होगी रेवेन्यू इनकम या होगी कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम होगी तो इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाएगी। कैपिटल एक्सपेंड अगर कैपिटल शिफ्ट होगी तो लाइबिलिटी साइड में दिखाओगी। ठीक है विशाल? हाँ सर। आपका डाउट ये हो सकता है कि सर मुझे 5 लाख का डोनेशन मिला, तो 5 लाख का कैश तो मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो वो तो एसेट में होना चाहिए, लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हो? तो मैंने बोला दो अलग अलग अकाउंट हैं, एक कैश का अकाउंट है और एक डोनेशन का अकाउंट है। जो कैश है नो डाउट वो तो एसेट में ही दिखेगा। तो जो आपका फाइनल बैंक बैलेंस दे रखा है कैश का, उसमें डोनेशन का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है, और फिर उसमें थ्रू आउट द ईयर जो खर्चे हुए होंगे वो माइनस हो चुके हैं पहले से। इसलिए हम बैंक बैलेंस तो 65,500 दिखाएंगे जो हमारा फाइनल होगा। तो दो अकाउंट थे इन्वॉल्व, एंट्री भरी होगी बैंक टू डोनेशन, बैंक वाला बैलेंस बैंक में जोड़ा होगा और थ्रू आउट दो ईयर कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, उसमें सैलरी दी होगी, खर्चे के होंगे, वो सब करने के बाद 65,500 आपका बचा हुआ है। बैंक टू डोनेशन में जो टू डोनेशन था वो टू डोनेशन लाइबिलिटी साइड में दिखेगा 1,99,000। बताओ विशाल? ठीक है सर, समझ। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है सरप्लस? 4,320. 4,320,000। 20. ठीक है, 4,03,220। बाकी लोग भी वेरीफाई कर ले रहे हैं ऐसे कि इतना ही आ रहा है या नहीं। 4,03,220। अब इसको हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट 4,00,320. अच्छा पहले यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल फंड। जो कैपिटल फंड था हमारा जो दिया हुआ था, जो कि हमने छोड़ा था, वो था 54,71,720। 54,71,720। इसमें ऐड करोगे सरप्लस। सर सरप्लस 4,320 है. अच्छा एक मिनट, 4,03,20। यस सर. 4,03,20, 4,00,320 इज इट? यस सर. ओके, अब इसको जोड़ दो, 4,00,320, 4,00,320। जी बेटा कितना आ रहा है? 54,71,720 और 4,00,320 जोड़ दीजिए। 54,71,720 प्लस 8,72,040. 58 लाख, दोबारा 72,040. 72040 इज इट? यस सर. राइट। अब बेटा बैलेंस शीट टैली करो। एंट्रेंस फीस हो सकता है कि हमने रेवेन्यू माना हो और इन्होंने इसे कैपिटल फंड का माना हो। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। ये कौन सी फिगर आ रही है, कहाँ से आ रही है? अच्छा ये जीरो यहाँ चलेगी नीचे, 4,00,320। बेटा जरा इसका इसका मुझे टोटल जरा एक बार बताओ दोबारा, कितना था ये? Sir, 58 लाख 58,07,2040. 7,2040। 40, हाँ. ओके, जी बेटा इसकी बैलेंस शीट टैली करो, कितनी आ रही है? सर 66,69,919. 66,69,990। यस सर. मैच हो रही है बोथ साइड. ठीक है ओके, तो बेटा दोनों साइड मैच कर गई है इसकी। 66,69,990 ये हमारी होगी है बैलेंस शीट। ओके, इसकी नोट डाउन करनी हो तो बताना। एसेट पे मेरे पास स्पेस नहीं है टोटल का, तो मैं लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लो उसे। सर थोड़ा सा स्क्रीन हाँ छोटा करेंगे सर. ठीक है, बैलेंस शीट का बैलेंस. राइट।
सर नोट वाला भी थोड़ा सा और राइट राइट, ये कुछ नहीं, ओके सर, डन सर। डन राइट। इसके बाद बेटा एक 9th क्वेश्चन मैंने शायद घर से करने को दिया था आपको, तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया था एनीवन? सर मैंने किया। ठीक है, तो बाकी लोग भी कर लेना, अगर नहीं हुआ हो तो बताना। सर हो गया। ठीक है, गुड। तो 9th वी हैव डन। देन 10th क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था, ये सेम एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था आपका केंद्र का, वो करने को बोला था मैंने। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं, 11th पे आएंगे इसके बाद। तो पहले मैं क्वेश्चन ले आता हूँ आपके सामने। सेम है मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन में कहता है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर देयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। ओपनिंग बैलेंस है कैश का, बैंक का 3000 7000, उसके बाद मेंबरशिप फीस मिली है जिसमें 14,000 मिले हैं पिछले साल के, और 2012-13 के मिले हैं 1,50,000, और 13-14 जो कि नेक्स्ट ईयर है उसका मिला है 16,000। मेंबरशिप फीस का मतलब बेटा ये आपका सब्सक्रिप्शन ही है, ठीक है। उसके बाद आपको मिला है फ्रॉम एड से 5 लाख, एफडी विद बैंक कराई है 75,000, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट आपका 700 से मिला है। ये एफडी बेटा हमने विड्रॉ हमने करी होगी, है ना, एफडी को विड्रॉ किया होगा तो वहां से अमाउंट मिला होगा आपको। इंटरेस्ट आपका 22,000 का है, सेल ऑफ टिकट्स आपकी 25,000 की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें मेच्योरिटी में इसकी अमाउंट 1 लाख मिली है, कॉस्ट 80,000 की थी और उसका 8,000 का इंटरेस्ट था, राइट। उसके बाद बाई एडमिन एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं 1,25,000 का, प्रोग्राम एक्सपेंसेस 2,75,000, एफडी विद बैंक 1,25,000, इन्वेस्टमेंट इन एसआई बॉन्ड्स 3 लाख, फिक्स असेट्स परचेज करी है हमने 80,000 की। देन क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का आपको दे रखे हैं। अब मेंबरशिप फीस 2012-13 की जो आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमारा करंट ईयर है, गैस यस करंट ईयर है, वो आपके 25,000 है। 1,000 रुपये हमें एक मेंबर से 2011-12 के अब तक नहीं मिले हैं, ठीक है। 25,000 हमें करंट ईयर का नहीं मिला है, और एक मेंबर है जिसने 2011-12 का 1,000 रुपये अब तक हमें नहीं दिया है, तो ये करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग रह गया है, और ये पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग आपका रहा होगा। अब प्रोविजन नीड टू बी डन ऑन दिस, हमें इस 1,000 रुपये के अगेंस्ट प्रोविजन बनाने हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये बैड डेब्ट हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन बनाना है, ये क्वेश्चन बोलता है। इनकम रिसीव हुई है हमारे पास आईसीआई बॉन्ड पे 30,000 की, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 24,000 की, ये इनकम रिसीवेबल है, मतलब इतना मिलना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे वो आपके 7,000 हैं, और आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस ये आपके 8,000 है। देन डेप्रिसिएशन 12,500 है, और प्रोग्राम एक एनुअल फीचर है, हर साल होता है। एक मिनट बेटा, हम वेट करेंगे।
जी बेटा चलिए करते हैं। तो कहाँ पे थे क्वेश्चन में? हम थे फिक्स परचेज 80,000 की। देन क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, कैश आपका 2,700 है और बैंक आपका बेटा 5,000 है। आगे मेंबरशिप फीस बोल दिया था हमने, इनकम हो गया, प्रीपेड हो गया, आउटसाइडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 12,500 का। प्रोग्राम एक एनुअल फीचर है, मतलब हर साल होता है, तो इसको रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, राइट? ये क्वेश्चन में बोला गया। इसके अलावा हमें बैलेंस शीट भी दे रखी है, ये पिछले साल की है। इसमें ट्रस्ट फंड है 5 लाख का और सरप्लस है आपके पास 1,05,000 का। सबक्रिप्शन इन एडवांस आपके पास 10,000 का और आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 का। तो ये ट्रस्ट फंड बेसिकली आपका कैपिटल फंड है। आपको कैश दे रखा है 3,000 का, बैंक अकाउंट 7,000 का, फिक्स डिपॉजिट 2 लाख का है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 लाख की है, फिक्स असेट 95,000 का है, सबस्क्रिप्शन रिसीवेबल आपका 15,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 5,000 है, राइट? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन की पिक्चर ले लेता हूँ फटाफट से, ताकि स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। चलो इसे एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, और फिर यहाँ से बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिवन है पहले से। जब ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है तो उसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करेंगे। मतलब वहां से हमें पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग या एडवांस की जानकारी मिल सकती है। और जो बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट होंगी उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। करंट ईयर में कुछ एडिशन हुआ है तो प्लस करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से फिक्स असेट्स हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और प्लस माइनस करना पड़ता है। चलो तो अब करते हैं यहाँ से एक एक करके। सबसे पहले आते हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया होगा, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। मेंबरशिप फीस रिसीव हुई है हमारे पास, और इसमें पिछले साल की मिली है 14,000, करंट ईयर की मिली है 1,50,000 और 13-14 की आपकी मिली है 16,000। ठीक है, तो इसमें हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे सर? पहले यहाँ लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और इसका वर्किंग नोट बना के, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इसका वर्किंग नोट बना के सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी बोला हुआ है, एडवांस भी बोला हुआ है, और प्रोविजन बनाने को भी बोला हुआ है, तो वो भी देखते हैं कि प्रोविजन कैसे कैसे बनेगा। वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नॉर्मल टी शेप में बना रहा हूँ। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो बेटा तो वो बन जाती है एसेट। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग यहाँ पर आएगी, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो वो बन जाती है एसेट, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम एडवांस में मिल गई तो वो बन जाती है लाइबिलिटी। तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड से आएगी, और क्लोजिंग यहाँ पर आएगा टू एडवांस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर मिली है तो बेटा वो हमारी इनकम है, जितने मिली उसे कर देंगे क्रेडिट,
बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये ऐसे बोलो कि जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, रिसिप्ट में डेबिट में है तो वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी। और इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कहाँ पर दिखाते हैं, इनकम साइड में, मतलब कि क्रेडिट साइड में, तो यहाँ डेबिट में आएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है सर? हाँ जी बेटा, ओके सर। डेबिट साइड में है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देन उसके बाद आपकी क्रेडिट साइड में सबसे नीचे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में सबसे नीचे डेबिट साइड में एडवांस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, देन डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ से वो अमाउंट आएगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, और बाय रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट जो हमें टोटल करंट ईयर में रिसीव हुई है। तो बेटा हमें टोटल अमाउंट कितना मिला है करंट ईयर में, पिछले साल का 14,000, इस साल का 1,50,000 और अगले साल का 16,000। तो ये 14,000, 1,50,000 और 16,000 जोड़ दो तो ये 180 बन जाएगा, क्योंकि 14, 16, 30 होते हैं तो 180 बन जाएगा। तो 180 मिला हमें टोटल। अब देखो सर, पिछले साल के हमें 14,000 ही मिले हैं, पिछले साल के 14,000 मिले हैं, ये पता लगाना पड़ेगा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना, जरा या ध्यान फिर से। मेंबरशिप फी लिखा है, सब्सक्रिप्शन का लिखा है? हाँ, सब्सक्रिप्शन फीस को बेटा मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं, एक ही चीज होती है। सब्सक्रिप्शन फीस, मेंबरशिप फीस आर वन एंड सेम थिंग, राइट? सब्सक्रिप्शन फीस, मेंबरशिप फीस आर वन एंड सेम थिंग, सेम चीज होती है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें टोटल मिला है 1,80,000 का, देन 31/3/2012, मतलब पिछले साल के हमें मिले हैं 14,000। पिछले साल अगर हमें 14,000 मिले हैं तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना वो हमें देखना पड़ेगा। देखो जी, ये चल रहा है 2012-13, नीचे कहता है कि 2012-13 के 25,000 आना बाकी है ना, 2012-13 का 25,000 रुपया आना बाकी है, ये तो करंट ईयर का पेंडिंग बता रहा है आपको, राइट? ध्यान से देखना। उसके अलावा सर, उसके अलावा कहता है एंड ₹1,000 फ्रॉम मेंबर हु हैज नॉट येट पेड ₹2011-12 एज वेल। एक मेंबर था जिसने 2011-12 के पैसे अब तक नहीं दिए। बेटा 2011-12 के पैसे अब तक नहीं दिए, इसका क्या मतलब है, ये 2012-13 चल रहा है, 2012-13 में भी उसके पैसे अब तक रिसीव नहीं हुए हैं, उसने 11-12 के पैसे नहीं दिए। अगर 11-12 के नहीं दिए तो डेफिनेटली उसने 12-13 का भी नहीं दिया होगा। अगर उसने 11-12 की पेमेंट नहीं करी, इस बात को बहुत ध्यान सुनना, 11-12 के 1,000 रुपए उसने नहीं दिए और 11-12 के 14,000 हमें मिल चुके हैं, तो कैन यू कंक्लूड 11-12 का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा? 1,000। नहीं, बहुत ध्यान से सुनो, 2,000, 15,000 15,000, 15,000 15,000 होगा। कैसे? क्योंकि 11-12 का 14,000 हमें करंट ईयर में मिला है, ठीक है? 11-12 का 14,000 करंट ईयर में दिखा रहा है रिसिप्ट में कि पिछले साल के 14,000 मिल चुके हैं और पिछले साल का 1,000 अभी तक नहीं मिला। तो पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग था कितना? 15,000 होगा सर। 15,000, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पिछले साल Yes, का sir. टोटल आउटस्टैंडिंग होगा हमारा, वो सर होगा 15,000, बिल्कुल सही। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएंगी और यहाँ पर आपको 15,000 का आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, जिसमें 14,000 करंट ईयर में मिल चुका था और 1,000 जिस मेंबर का अब तक नहीं दिया, ये हो गया 15,000। ठीक है सर, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि मेंबरशिप फीस 2012-13 की 25,000 रुपये आपकी मिलने बाकी है, 25,000 रुपये आपके करंट ईयर के आने बाकी है। बहुत ध्यान से सुनना, 2011-12 के 1,000 रुपये अभी पेंडिंग है, 2012-13 में इस मेंबर ने फिर से 1,000 रुपये नहीं दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 2012-13 में क्या बोल रहा है, 2012-13 में कह रहा है इस व्यक्ति के खिलाफ प्रोविजन बना दो। ये डिफॉल्टर, ये इसको हम डिफॉल्टर डिक्लेयर करेंगे, इसकी इनकम बैड डेब्ट हो सकती है, इसका सब्सक्रिप्शन बैड डेब्ट हो सकता है। ये डिसीजन हम 2012-13 के एंड में ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इस बंदे ने 2011 में भी पैसे नहीं दिए होंगे, इसी बंदे ने 2012 में भी पैसे नहीं दिए होंगे, बोलो हाँ ना? इसी ने 2012-13 में भी पैसे नहीं दिए होंगे, तभी तो हमने Yes, क्या sir. डिसीजन लिया कि इसके खिलाफ हाँ. इसके खिलाफ प्रोविजन बनना चाहिए।
बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर सर। यस सर। राइट। तो पिछले साल के जो 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ पिछले नहीं, करंट ईयर में जो 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, इसमें 1,000 रुपए तो ऑलरेडी इसके इंक्लूड होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कह रहा है करंट ईयर का आना बाकी है 25,000। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में 1,000 रुपए ये वाले भी इंक्लूड हैं, प्लस पिछले 1,000 हमें आज तक नहीं मिले। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना होगा? 26। 26,000 होगा। सबको बात समझ में आ रही है? 26,000। टोटल आउटस्टैंडिंग होगा 25,000 यस। प्लस 1,000, 26,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। सर कैसे? अगर आपको याद है टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसके दो पार्ट होते थे। एक होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और दूसरा क्या ऐड करते हैं? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग स्टिल पेंडिंग, जो हमें अब तक नहीं मिला सर, जो हमें अब तक नहीं मिला। राइट, जो हमें अब तक नहीं मिला बेटा, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो 25,000 रुपये करंट ईयर के नहीं मिले, और पिछले साल 11-12 का आउटस्टैंडिंग था, वो आज तक नहीं मिला। तो कितना हो जाएगा टोटल? 26,000। 26 हो जाएगा। राइट, तो 26,000 रुपये की आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ से बन गई। ओपनिंग एडवांस कुछ है क्या सर? ओपनिंग एडवांस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको नील मान लो। ओपनिंग एडवांस कुछ भी नहीं है। और क्लोजिंग एडवांस तो है 2013-14 के लिए मिला है, मैं 16,000 मिला है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये करने के बाद अब इनकम और एक्सपेंडिचर से अमाउंट निकाल लो, कितनी आ रही है? सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस गिवन है, अच्छा इसका क्या करें? ठीक है राइट। तो मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, मैंने चेक नहीं किया, बिल्कुल सही। पिछले साल की बैलेंस शीट को भी एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। राइट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में है बेटा एडवांस 10,000 सर। 10,000। तो 10,000 डालो यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से निकालो इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट जाएगी। बताइए। सर 1,85,000। 1,85,000, तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 1,85,000 का। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। सर रिसीट एंड पेमेंट कहाँ मतलब कैसे मिला, थोड़ा सा समझ क्लियर नहीं हुआ सर। क्या चीज वाला पॉइंट कर, ये वाला अमाउंट 1,80,000? यस सर। यस सर। हाँ देखो, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें रिसिप्ट साइड में आपको लिखा हुआ है मेंबरशिप फीस रिसिप्ट लिखा हुआ है, जिसमें बता रहे यस सर। हैं कि 14,000 2012 का मिला है, 1,50,000 यस। 12-13 का मिला है, और 13-14 का 16,000 मिला है। इन तीनों फिगर को जोड़ लो। ओके सर। ओके सर। हाँ, इन तीनों को ऐड करके आ गया हमारा 1,80,000। और तो यहाँ से हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा 1,85,000। तो ओके। 1,85,000 रुपये आप इनकम में डालोगे। ठीक है, लेकिन इसमें से बेटा हमें प्रोविजन भी बनाना है, तो रुक जाओ अभी। अब पहले प्रोविजन देखेंगे। राइट, पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर जैसे बनता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंबरशिप फीस बनेगी। मुझे बता सकते हो उसने टोटल कितने पैसे नहीं दिए? 2,000। कैसे? हाँ, 1,000 20 तो 2011 2011-12 का नहीं दिया सर 26,000। ये बेटा। 26,000। नहीं, केवल उसी मेंबर के लिए बनाना है जिसने 11-12 में डिफॉल्ट किया था। बाकी जिन लोगों का डिफॉल्ट हुआ है, कुछ लोग नए हैं जिन्होंने पहली बार डिफॉल्ट किया हुआ है। एक मेंबर था जिसने 11-12 में पैसे नहीं दिए, उसके 12-13 में भी पैसे नहीं आए, उसके लिए बनाना है प्रोविजन। ओह ओके सर। राइट है, तो केवल 2,000। 2,000 के लिए प्रोविजन बनेगा, सबके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2,000 का बेटा हमारा प्रोविजन बनेगा, इसके 11-12 पेंडिंग थे और 2,000 के पेंडिंग थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप कैसे करते थे बेटा? उसको आप एक्सपेंस करते थे। राइट, अगर आपको याद हो, जितना प्रोविजन बनाते थे उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस करते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, या तो सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है उसमें से लेस करके दिखा दो, या उसे बेटा अलग से डेबिट कर दो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनकम में से लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 1,85,000 की इनकम आई थी, 1,85,000 लिखेंगे यहाँ पर, लेस कर दे रहा हूँ इसी में से प्रोविजन। आप चाहो तो ये प्रोविजन डेबिट साइड में भी डाल सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल सब्सक्रिप्शन फीस, डाउटफुल मेंबरशिप फीस।
185 में से 2 माइनस करें 183। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में आपको एडवांस और कह सकते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो दिखाना पड़ेगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा टोटल है वो 26,000 है, लेकिन इसमें से 2,000 का हमें डाउट है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंबरशिप फीस, ये लेस करना पड़ेगा हमें। तो अमाउंट हो जाएगा 24,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है वो तो दिखाना पड़ेगा यहाँ। ये कितना था सर? ये था शायद हमारा 16,000, 16,000। राइट। ओके जी, तो मेंबरशिप फीस के लिए जो हमारा प्रोविजन था वो 2,000 का, वो लेस कर दिया हमने यहाँ पर। चलो, उसके बाद फिर हमारे पास दे रखा है एडवर्टाइजमेंट जो कि 5 लाख का है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इनकम में डाल दो बाय एडवर्टाइजमेंट 5 लाख। एफडी विद बैंक, ये बेटा हमारा क्या है कि हमने कोई एफडी कराई होगी, उस एफडी के पैसे तोड़े हैं हमने, मतलब एफडी के पैसे निकाले। सर सब्सक्रिप्शन में जो लेस हुआ है वो आपने क्या लिखे सर? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंबरशिप फीस, ओके। जो 2,000 का प्रोविजन बनाया हमने वो इसमें से माइनस कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंबरशिप फीस 2,000। अच्छा, एफडी हमने निकाला है 75,000 का, तो एफडी हमारी होती है एसेट होती है, उसको विड्रॉ करते हैं, तो इट इज सिमिलर टू सेल ऑफ एसेट। जैसे हम किसी एसेट को या इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, सेम वैसा ही है। तो एफडी का पैसा निकलना ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, इसको बैलेंस शीट में देखेंगे। कैसे करेंगे देखो, हाँ इस एफडी पे अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो वो तो इनकम बनेगी। पिछले साल की बैलेंस शीट देखो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एफडी आपको 2 लाख की दिखा रखी, ठीक है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको एफडी पहले 2 लाख की दिखा रखी है, तो पहले ये क्योंकि फिक्स असेट है इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिक्स डिपॉजिट 2 लाख रुपए का। अब करंट ईयर का जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसमें आ जाओ, चेक करो क्या पेमेंट साइड में हमने कुछ और एफडी कराई है, क्या पेमेंट साइड में कोई और एफडी कराई है? यस सर, एफडी विद बैंक का 1,25,000, 1,25,000 की हमने एफडी और कराई। तो ऐड करेंगे इसमें एडिशन, कितना पैसा और डाला इसमें? इसमें हमने डाला 1,25,000। चलो, तो टोटल हो गया 3,25,000। लेस करेंगे इसमें से कितना विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल दिखा रखा है हमें रिसिप्ट साइड में, है ना। विड्रॉल कितना किया है सर? कह रहा है एफडी हमने बैंक से विड्रॉ करी है 75,000। विड्रॉ करिए कैसे मालूम चला? क्योंकि सर रिसिप्ट साइड में दिखा रहा है कि कैश आया है, तो कैश आया तो इसका मतलब विड्रॉ करा होगा। क्या एफडी पे कोई इंटरेस्ट भी था? अगर हमें बता देता कि भाई 75,000 में सपोज ऐसे बोलता 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 15,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, ऐसा बता देता, तो 15,000 का जो इंटरेस्ट है वो तो हम इनकम साइड में डाल देते, और जो 60,000 है उसको बैलेंस शीट में माइनस करते। बट क्योंकि मुझे 75,000 का कोई बाइफर्केशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये 75,000 पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। नीचे कुछ पॉइंट तो नहीं इसके बारे में, ये ICICI बॉन्ड पे सर इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इंटरेस्ट गिवन है 22,000 का। अच्छा, इंटरेस्ट आपको अलग से दे रखा है, ठीक है, वो अलग से दे रखा है तो वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 75 भी माइनस करो, इंटरेस्ट आपको रिसिप्ट साइड में एफडी का अलग से दिखा रखा है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पहले से अलग है, तो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 75 माइनस करेंगे, तो 3,25,000 में से बेटा माइनस करो 75, कितना आता है? 2,50,000। 2,50,000। इसका इंटरेस्ट पहले से अलग अलग से दे रखा है, तो वो इनकम साइड में ले लेंगे जितना भी इसका अमाउंट होगा। 2 मिनट, इसको फिक्स करते हैं। राइट, तो अब वापस आता हूँ ऊपर क्वेश्चन में। तो हमारे पास सर ये एफडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 700 रुपये का है, ठीक है। और उसके बाद नीचे कोई इंटरेस्ट के बारे में एडजस्टमेंट तो नहीं है, इनकम रिसीवेबल है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इंटरेस्ट ऐसे लिख देंगे यहाँ पर इनकम साइड में। तो आ जाओ, एक मिनट बेटा, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा मुझे। हाँ, बाय इंटरेस्ट,
बाय इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है 700 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन एफडी सर 5 लाख का वो क्या लिखे सर आपने, बाय? 5 लाख है बाय एडवर्टाइजमेंट, ओके एडीवीटी। हाँ, उसके बाद फिर हमारे पास इन बाय इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 700, और एफडी पे कितना है बेटा 22,000। इसके अलावा और तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है, चलो वो भी हम डाल देता हूँ, नीचे दिया हुआ अलग से आपको, सारे इंटरेस्ट मैंने एक साथ जोड़ दिए 8,000 का, 22 और 8 30, और ये हो गया 30,700। चलो और देखो, इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट 25,000 है, इनकम मान लेंगे, नीचे बोल भी दिया था कि ये आपका एनुअल फीचर है। सेल ऑफ टिकट्स ये है हमारे पास हाउ मच 25,000। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर हुई है, जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, इंटरेस्ट हमें मिला 8,000 का, और मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है 1 लाख का। देखो बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई है, मतलब हमने कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह खरीदे होंगे, और गवर्नमेंट के बॉन्ड हमने 80,000 में खरीदे, जिसके ऊपर हमें 8,000 का इंटरेस्ट मिला, तो 80 और 8 को मिलाकर 88,000 का आपका अमाउंट बनता है, मिला टोटल 1,01,000 है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम हुई होगी, मतलब गवर्नमेंट ने ही मैच्योरिटी पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया होगा ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट, तो जो ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट आपको मिला है वो भी आपके लिए गेन माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट ऑन मैच्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कितने का प्रॉफिट दिखाएंगे सर, बहुत ढंग से देखना, 1 लाख का अमाउंट मिला है, जिसमें 80,000 की कॉस्ट है और 8,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया। 1 लाख में से 88,000 को माइनस करो, 1 लाख में से 88 को माइनस करने के बाद 12,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख का अमाउंट मिला है टोटल, 80,000 कॉस्ट थी, 8,000 का इंटरेस्ट था, 88 मिलना चाहिए था, मिला 1 लाख, तो मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडीम हुई होगी, गवर्नमेंट ने 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया होगा जब ये सिक्योरिटी मैच्योर हुई होगी, तो ये हमारी इनकम मानी जाएगी, प्रॉफिट माना जाएगा। बताओ ये 12,000 समझ में आया या नहीं? यस सर। राइट, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, ये गवर्नमेंट बॉन्ड की कॉस्ट 80,000 थी, तो इसको हमने कभी ना कभी तो परचेज किया होगा, इसे कभी ना कभी तो परचेज किया होगा, तो सर हो सकता है करंट ईयर में परचेज किया हो सकता है कि मतलब पिछले पिछले साल की हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो क्या नाम सिक्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर की भी होती है, जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसको 14 दिन से 364 डेज के लिए इसको इशू किया जाता है, और ये भी हो सकता है कि इसको हमने पिछले साल खरीदा हो, तो चेक करनी पड़ेगी ये सिक्योरिटी कब खरीदी। करंट ईयर की पेमेंट साइड में सिक्योरिटी का कोई नाम नहीं है, और पिछले साल की बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 लाख की दिखा रहा है, राइट, तो इसका मतलब पिछले साल जो 3 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसमें से 80,000 वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज मैच्योर हो गई है, और करंट ईयर में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेमेंट साइड में नहीं दिखा रहा, तो कोई फर्दर परचेस नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी पिछले साल के बैलेंस से कैरी फॉरवर्ड करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट है 3 लाख का, लेस कर देंगे इसमें से कितना अमाउंट मैच्योर हो गया, कितना बेटा माइनस करूं बताओ, 80,000 या 88,000 या 1 लाख? 80,000। सर यहाँ तो 80 माइनस होगा, है ना, या प्रिंसिपल वैल्यू माइनस होगी, प्रिंसिपल वैल्यू 80,000 है, और करंट ईयर में कोई परचेज तो नहीं हुई है ना, पेमेंट में चेक करो, एडमिन प्रोग्राम एफडी विद बैंक इन्वेस्टमेंट ऐसे फिक्स असेट्स परचेस नहीं है सर, तो 2,20,000 की हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच गई है अभी भी, जो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए, एफडी विद बैंक हो गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन एफडी भी कर लिया, सेल ऑफ टिकट भी कर लिया, और ये भी कर लिया। अब नीचे वाले पॉइंट चेक करते हैं कुछ रहा ना हो, सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, हाँ, और वो उसके बाद पहले पेमेंट साइड में आते हैं, राइट, पेमेंट साइड में खर्चे तो लिए नहीं अभी हमने, अब आते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में बाय एडमिन एक्सपेंसेस दे रखा है, तो यहाँ डाल देंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसका अमाउंट है 1,25,000, और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है,
एडमिन एक्सपेंस के बारे में एक नॉर्मल चीज बोली हुई है, कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,000 है। ये कौन से वाले हैं? एडमिन अलग, प्रोग्राम एक्सपेंस एफडी, तो बेटा ये एडमिन वाले ही होंगे। फिर ये एडमिन वाले ही होंगे। तो 1,25,000 में से 7,000 का आपको प्रीपेड एक्सपेंस लेस करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई एक्सपेंस तो है नहीं। तो 125 में से 7 माइनस करो, कितना आता है? 1,18,000। 18,000। अब प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाओगी? एसेट, एसेट एसेट साइड। राइट। तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंडिचर 7,000 दिखाएंगे। चलो जी, उसके बाद प्रोग्राम एक्सपेंसेस हैं 2,75,000 का, इसको नॉर्मली एक्सपेंस करोगे। प्रोग्राम एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 2,75,000। एफडी विद बैंक, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा। वहाँ ऑलरेडी मैंने आउटस्टैंडिंग प्लस एक्सपेंस कर मेंशन दिया है है। क्या बेटा कुछ कह रहे हो? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग भी है? अच्छा एक मिनट, ये मैं बैलेंस शीट देखना भूल जा रहा हूँ बार बार। सर बैलेंस शीट में हाँ, पिछले साल का भी बेटा एक है बैलेंस शीट में। पिछले साल का भी एक प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 5,000 का, और आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है 10,000 का, और करंट ईयर का तो कुछ नहीं है। तो बेटा और हो गया एडजस्टमेंट। 125 में 7,000 माइनस किया नेक्स्ट ईयर के लिए, 5,000 प्लस करेंगे पिछले साल का प्रीपेड एक्सपेंस, और 10,000 माइनस करेंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सब करना पड़ेगा। सर करंट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर की है, और सर करंट ईयर की 8,000 प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसका अकाउंट बनना चाहिए, पर चलो अब यहाँ घिचपिच हो गई है तो कर देते हैं। 8,000 प्लस हो गया। बेटे समझ में आ रहा है कौन सी अमाउंट प्लस करिए, कौन सी अमाउंट माइनस करिए? 7,000 क्यों माइनस किया बताओ हमने? करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, करंट ईयर में प्रीपेड है, मतलब अगले साल के लिए, तो माइनस करना पड़ेगा। 8,000 करंट ईयर में और पे करना बाकी है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस तो है ना, तो प्लस करना पड़ेगा 8,000। 5,000 क्यों प्लस किया हमने? पिछले साल प्रीपेड मिला था, तो वो इस साल के लिए मिला होगा। पिछले साल प्रीपेड मिला है तो इस साल के लिए मिला होगा, तो प्लस 5,000 करना पड़ेगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल पे हो गया होगा, तो इस साल जो हमने पेमेंट करी है उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होते हैं, वो करंट ईयर में सेटल हो जाते हैं। तो करंट ईयर की पेमेंट में ये पिछले साल का 10,000 भी इंक्लूड होगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। बताओ बात समझ में आई या नहीं? सर फिर एक बार बोलेंगे सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। चलो इसका मैं अकाउंट बनाता हूँ, चलो ठीक है। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो अकाउंट बना लो, इसका अकाउंट बना के कर लेते हैं। ओके सर। राइट। बाकी वैसे लॉजिक ये रहता है कि जो अमाउंट करंट ईयर से रिलेट करता है उसको प्लस करो, और जो अमाउंट पिछले साल से या अगले साल से है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं टी शेप में। सिंपल। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है सर? एसेट है, तो ओपनिंग प्रीपेड यहाँ पर आएगा, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस। क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ पर आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा। जितना एक्सपेंस हमने करंट ईयर में पे कर दिया वो यहाँ पर आएगा, ये रिसिप्ट और पेमेंट वाला। और जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर के नाम से आएगा। तो पहले पिछले साल की बैलेंस शीट देखो। पिछले साल का प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 है। अच्छा जी, फिर देखो एडजस्टमेंट। करंट ईयर का एंड में प्रीपेड 7,000 है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8,000 है। फिर रिसिप्ट और पेमेंट में कितना दिखा रखा है आपको एडमिन एक्सपेंसेस? 1,25,000, क्योंकि बेटा वहां पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। क्रॉस एंट्री होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये करने के बाद निकाल लो यहाँ से, जो बचेगा ये वो अमाउंट आएगी जो करंट ईयर में एक्सपेंस हो जाएगी। तो 1,25,000 में 5 जोड़ा 1,30,000, 1,38,000, 1,38,000 में से 10 गए, 1,28,000, 7, 1,21,000 आ रहा है क्या? यस जी।
तो ये 121 की अमाउंट आ जाएगी। तो अब एक्सपेंडिचर में 121 ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर आता हूं मैं, और ये अमाउंट 121 हो जाएगी। ठीक है, ये 121 आ गया फाइनल अमाउंट। जो डायरेक्ट समझ सकता है बेटा डायरेक्ट प्लस माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस ये ध्यान रखना है सर current year- वर्किंग थोड़ा सा फिर से दिखाएंगे सर, हाँ मिस हो गया सर हाँ थोड़ा हाँ, सा। बिल्कुल देखो, ये है। फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि अगले साल में सेटल होंगे। तो जो चीजें अनसेटल रह जाती है उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। डन सर। राइट, बैलेंस शीट में आ जाइए। प्रीपेड एक्सपेंस 7,000 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डाल दिया मैंने यहाँ पर ऑलरेडी। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 8,000 था। राइट, इसके बाद बेटा उसके बाद प्रोग्राम एक्सपेंसेस हैं। तो प्रोग्राम एक्सपेंसेस को नॉर्मली एक्सपेंस कर देंगे हम। प्रोग्राम एक्सपेंस डाल दिया मैंने ऑलरेडी 275। एफडी विद बैंक, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चला गया बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बॉन्ड, अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा। चेक करेंगे क्या इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फिक्स असेट्स हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आईसीआई की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब आईसीआई की इन्वेस्टमेंट हमारी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बॉन्ड्स, आईसीआईसीआई बॉन्ड्स। तो अभी तो बेटा आप इंटर लेवल पे हो। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जब इंटर क्वालिफाई कर लो आप, तो सीएमए इंस्टीट्यूट एनआईएसएम के साथ एक कोर्स बेसिकली बेटा कराता है। एनआईएसएम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये बेसिकली जो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, सेबी के साथ पार्टनरशिप में सीएमए इंस्टीट्यूट ने कोर्स निकाला है, जिसमें वो शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं। 3 लेवल हैं उसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और कोई भी स्टूडेंट जो बेसिकली सीएमए मतलब कि फाउंडेशन पास हो वो उसको कर सकता है, मतलब करने को आप अभी भी कर सकते हो। बट क्योंकि अभी आप इंटर में ही हो तो अभी मैं आपको मना करूंगा कि अभी मत करना। ठीक है, लेकिन जब आप इंटर क्वालिफाई कर लें तो आपके पास रेगुलर इंटरवल पे मेल वगैरह आते रहेंगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या नाम है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया है और इसकी ये लास्ट डेट है। अभी कोई आया था कि आपके पास मेल ऐसा कुछ, किसी को कुछ अगर आया हो तो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया सर। आज तक नहीं आया? नहीं सर, क्योंकि अभी तक हमने इंटर का ग्रुप 1 भी तो नहीं दिया ना, इसीलिए नहीं आया। हो हाँ सकता है ऐसा ठीक है कुछ। ठीक है, चल भी शायद यही भी हो सकता है कि आपका एक भी एक ग्रुप आपका क्लियर नहीं, या शायद वो मेरे ख्याल हाँ से इंटर क्वालिफाई करने के बाद जो फाइनल वाले बच्चे हैं शायद उनके लिए मुझे चेक चेक वगैरह करना पड़ेगा। खैर अगर ऐसा है तो वेन एवर यू क्वालिफाई और इंटर, तो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोर्स है जो सीएमए इंस्टीट्यूट एनआईएसएम के साथ कराता है। 3 लेवल हैं उसमें, लेवल 1 2 3। और इसमें क्या होता है कि लेवल 1 जो होगा, सपोज मान लो आपका 2 महीने का कोर्स होता है बस। इसमें एनआईएसएम आपकी 2 महीने बेसिकली ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मतलब कि सैटरडे और मतलब कि संडे में क्लास होगी। मान लो 3 घंटे सैटरडे को, 3 घंटे संडे को। जो लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग लाइव ज्वाइन लेते हैं, और जो लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते तो एनआईएसएम उनको सेम लाइव क्लासेस का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आपको देता है। लाइक आप में से बहुत सारे वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जो लाइव कर पाते हैं ठीक है, जो नहीं कर पाए उनको रिकॉर्डिंग दे देता है। तो 1.5 से 2 महीने का सिंपल सा आपका लेवल 1 है। उसमें ये दिखाते हैं कि शेयर मार्केट में अगर आपको बेसिकली मतलब शेयर्स खरीदने हो बेचने हो तो वो कैसे किया जाता है। अगर अगर आपको मतलब सिलेक्शन करना हो, है ना, वो आपको करना पड़ता है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेवल 1 में तो केवल आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। मतलब लेवल 1 करने के बाद शेयर मार्केट में परचेज सेल करना आपको आ जाएगा, स्टॉक का जो सिलेक्शन है वो आपको आ जाएगा। तो वो भी ना बहुत बेटा
मेन मेन चीज है। सिर्फ सीएमए की डिग्री के बारे में मत सोचना, ये वो कोर्स भी कर लेना। फीस कुछ नहीं है, पहले लेवल की फीस केवल 3,500 रुपये। जो लेवल 1 है 2 महीने में उसका कोचिंग होता है, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम होता है एमसीक्यू, जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, आराम से पास कर लोगे। लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। फिर लेवल 2 चालू होगा, उसमें अराउंड 2 से 3 मतलब कि आपका 2 से 3 मतलब महीने का फिर से क्लास चलती है ऐसी वीकेंड बोर्ड में। फिर उसका एग्जाम होगा, फिर लेवल 3 होगा। तो होगा क्या कि जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास सीएमए डिग्री के अलावा ये इन्वेस्टमेंट की क्या नाम है एक्स्ट्रा डिग्री भी आपके पास मतलब आ जाएगी। तो आगे आपको ये जॉब वॉब में हेल्प करती है। जॉब में भी हेल्प ना करें तो एक चीज आप उससे सीख जाओगे, आप अपनी इनकम को अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना सीख सीख जाओगे। कि अगर मैं किसी जॉब में हूँ, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मुझे मिल रही है, और आज से 20 साल के बाद या आफ्टर आफ्टर 22 साल के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एक कह सकते हैं फंड बेसिकली गैदर हो जाए आफ्टर आज से 20 साल के बाद, मान के चलो, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपको पर मंथ आज आपको करनी करनी आपको पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जानते हो, म्यूचुअल फंड में अगर आप 5,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल में आप आराम से 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हो। गिवन दैट कि आप अभी से 5,000 रुपए जो बेसिकली म्यूचुअल फंड है उसमें डाल दो। अब किस म्यूचुअल फंड में डाला जाए, वो तो बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए ये कोर्स करना जरूरी होता है आपको। इसमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड में डालना है तो कितना, स्टॉक में डालना है तो कितना, अगर गोल्ड में आपको रखना है इन्वेस्टमेंट तो कितना। तो इससे होता क्या होगा कि जब आप 40-45 ईयर की एज तक आ जाओगे, यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। 40-45 साल की एज में आते आते या 45 ईयर्स की एज में आते आते, 45 ईयर्स का जो एज है वो आप मान के चलिए, 45 ईयर की एज में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपको कहीं पे जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी कुछ मंथली इनकम अपने आप ही आती रहेगी, या आप शेयर मार्केट का इतना आपको गेन वगैरह हो जाएगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही सफिशिएंट इनकम को जनरेट कर लेंगे। ओके, क्योंकि आप सीएमए भी करेंगे तो आपको डेफिनेटली बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, इसकी नॉलेज आपको ज़्यादा क्या नाम है होगी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डायरेक्ट शेयर जो डायरेक्ट शेयर जो मार्केट में घुस जाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो वो लोग बेसिकली क्या नाम है कि मतलब तुक्के से काम करते हैं, क्या खरीदना है क्या बेचना। तो उनको एसेट को ज़्यादा गेन नहीं 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 उसमें होता है। लेकिन आप जैसे अगर मान लो क्वालिफाइड लोग ये काम करते हैं, तो क्योंकि आपके पास एक्सेस बेनिफिट होगा सीएमए की क्या नाम है डिग्री का, तो आप ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे और लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेरेवर यू क्वालिफाई और इंटर, इस सिलेबस के लिए भी एनरोल हो जाएं। अभी तो सीएमए इंस्टीट्यूट एनआईएसएम के साथ ही पार्टनरशिप में ये कोर्स बेसिकली मतलब कि करवा रहा है। हो सकता है बाद में इनका जो ज्वाइंट वेंचर वो ना हो, अगर नहीं भी होता है तो भी एनआईएसएम से आपको ये कोर्स कर लेना है आफ्टर यू क्वालिफाई और इंटर, ताकि जब भी आप अगले इंटर क्वालिफाई करने के 1.5-2 साल में फाइनल निकालें तो इन 2 साल में 3 लेवल के आपके पास डिग्री हो। और होगा कुछ नहीं, बस 2-2 महीने के लेवल हैं इसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 2 से 3 महीने के आपके लेवल होते हैं। एक साल में तीनों लेवल आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर सीएमए का एक का टाइम आपको आगे आगे पीछे भी करना पड़ जाए फाइनल का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आप खुद के लिए इनकम जनरेशन करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मुझे भी ये याद आया क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, आईसीआई के बॉन्ड में भी कुछ पैसा डाल रखा है, फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें भी उसने डाल रखा है। तो डेफिनेटली ये अपने फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कुछ इनके टारगेट होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आपको भी करना चाहिए। और नहीं तो अगर म्यूचुअल फंड में जितना जल्दी हो सके आप उसमें अभी से इन्वेस्ट करना, अभी से उसमें बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, नॉर्मली हर बैंक आजकल म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। आप बैंक में जाइए और उनको बोलो कि हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये मैक्सिमम, नहीं तो 2,000 रुपये, नहीं तो 500 रुपये के भी होता है। अगर आपके पास फोन पे की ऐप है तो फोन पे की ऐप से भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 500, 1000, 1500, जो भी आपकी मर्जी होगी। धीरे धीरे आपका कह सकते हैं कि 20 साल में अगर 5,000 का मैं आपको मान के चलता हूँ, तो डेफिनेटली 12% का रिटर्न लेके 20 साल में 1 करोड़ रुपये आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और 40 साल 42 साल वो एज होगी जब आपके पास फैमिली बर्डन वगैरह बढ़ जाएंगी, आपकी फैमिली भी बढ़ेगी, एक्सटेंड हो जाएगी। उस टाइम पे कोई आपको घर लेना है सपोज मान लो अच्छा सा, या आप ये चाहते हो कि 1 करोड़ रुपए अगर मैं बैंक में भी डाल देता हूँ, सपोज 42 साल में आपको 1 करोड़ मिल जाता है, और 1 करोड़ रुपए आप किसी अगर बैंक में डाल देते हो, तो बैंक आपको उसके ऊपर @ 6% मतलब 6% आपको इंटरेस्ट देगा। 1 करोड़ का अगर मैं 6% निकालूं तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका 6 लाख बनता है, और 6 लाख को मैं डिवाइड करूं 12 महीने से,
तो 50,000 रुपये आपकी पर मंथ की आपकी इनकम बनती है। तो आपको हर महीने 50,000 रुपये की इंटरेस्ट की इनकम होने लगेगी। अगर आप 1 करोड़ 40 साल की एज में गैदर कर लेते हो और उसके बाद आप जॉब छोड़ने का डिसीजन अगर आप लेते हो तो 6% मैं नॉर्मल रेट बोल रहा हूँ। नॉर्मली जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, ये एफडी पे 5% 6% का इंटरेस्ट दे देती है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में डालोगे जैसे HDFC बैंक वगैरह होगी, ये और ज्यादा इंटरेस्ट देंगे आपको, इसमें 7% 8% जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग करके चलें तो एट लेटर ईयर ऑफ एज, जब आपकी एज 40-42 साल की होगी, तो वहाँ आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, इनकम कमाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहो तो इंटरेस्ट की इनकम भी कमाते रहो और जो अपना प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी सीएमए की वो भी आप करते रहो। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। वो टीवी में ऐड आता है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही में सही है बेटा, बहुत सही स्कीम है वो। बैंक में पैसा डालोगे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक के सेविंग अकाउंट में मिल रहा है आपको 2% 3%। म्यूचुअल फंड में डालोगे, म्यूचुअल फंड आपको ऑन एवरेज 10% 12% 15% 25% इतना भी आपको रिटर्न दे देते हैं, प्रोवाइडेड आपको सही म्यूचुअल फंड कैसे आपको करना है वो आपको कौन सा लेना है वो आपको मालूम आपका होना चाहिए। अदरवाइज किसी भी म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न हर साल आपको मिल जाता है। तो प्लानिंग अभी से करके चलना। चलो मैं क्वेश्चन वापस आता हूँ। तो मैं किस पे था, इन्वेस्टमेंट इन ICICI बॉन्ड 3 लाख का था, ये मैंने डाल दिया है। और बाकी जो आपके मतलब कि जो बेसिकली मतलब विजय सर हैं वो तो ऑलरेडी बेसिकली उन्होंने किया हुआ है, क्या नाम है कि मतलब CFA किया हुआ है। तो CFA का जो सिलेबस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर ही पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। कभी उनसे भी एडवाइस देना तो वो तो और भी बेटर आपको बता क्या नाम है देंगे, मतलब जो टैक्स वाले सर हैं आपके CFA हैं, तो CFA वाला को तो काम यही होता है कि किस तरीके से फंड वगैरह मैनेज करना है। तो मैं कहाँ था, मैं था सर इन्वेस्टमेंट इन ICICI बॉन्ड 3 लाख रुपए की, ये मुझे बैलेंस शीट में डालनी पड़ेगी। चलो 3 लाख रुपए में डाल चुका हूँ। उसके बाद फिक्स असेट मैंने करंट ईयर में परचेज करी 80,000 की, ये भी शायद मैं डील कर चुका हूँ ऑलरेडी कि फिक्स असेट्स कितनी थी, नहीं ये डील नहीं किया हमने। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाओ। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है सर, कोई फिक्स असेट थी, फिक्स डिपॉजिट है 2 लाख रुपए का, वो तो हमने डील कर लिया सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 लाख की वो डील कर दी। फिक्स असेट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 95,000 है, तो इसको पहले हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो फिक्स असेट्स है 95,000, फिक्स असेट्स है हमारे पास 95,000। चलिए ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। और करंट ईयर में हमने फिक्स असेट और परचेज करी है 80,000 की, तो ऐड करेंगे परचेज। क्या इसमें कोई डैप लगा है, क्या फिक्स असेट में कोई डैप लगाने की बात बोल रहा है? तो मेंबरशिप इनकम रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, बेटा कुछ नहीं बोला हुआ। फिक्स असेट में डैप लगाने की कोई बात नहीं बोली हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे के एक्सिस को ले लेंगे। चेक करो बेटा डैप दिया तो नहीं है ना? सर डेप गिवन है प्रोवाइड 12,500। अच्छा अच्छा, पॉइंट नंबर ई बेटा, डेप गिवन है, गिवन है, गिवन है। तो इसमें पहले ऐड करो, ये हो गया 175 टोटल, इसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन, 9 8 17 ही होते हैं, हाँ ठीक है, 12,500 कितना आ रहा है बताइए? 175 में से 12,500 लेस करके हाउ मच? 162,500। और ये डेप्रिसिएशन हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स 12,500। चलो ये डेप्रिसिएशन भी हो गया। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से सारी चीजें हम कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं और यहाँ भी सारे पॉइंट हो गए हमारी। क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है, राइट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ और क्लोजिंग बैलेंस डाल दो। तो कैश का जो बैलेंस है वो 2,700 रुपये है, और बैंक आप करोगे सर तो ये आपका 5,000 हो गया जी। तो उसके बाद क्या करेंगे अब सर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो, सारे पॉइंट कर चुके हैं, ए हो गया, बी हो गया, अच्छा एक पॉइंट रह गया बेटा, बी पॉइंट, इनकम रिसीवेबल ऑन ICICI बॉन्ड
30,000 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 24,000। तो ICICI बॉन्ड पे 30,000 का और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 24,000 की इंटरेस्ट मिलनी बाकी। ये करंट ईयर की इनकम है बेटा। तो करंट ईयर की इनकम में आप डाल दोगे जो इनकम करंट ईयर की मिलनी बाकी है। तो बाय एक्रूड इनकम ऑन ICICI पे कितना मिलना बाकी है? ICICI बॉन्ड, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है प्राइवेट सेक्टर का, ये 30,000 है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 25,000। कितना सर? 24,000। इसको जोड़ दो, टोटल हो गया 54,000। चलो जी, और ये मिलना बाकी है तो एसेट में भी जाएगा। तो यहाँ स्पेस का मैं क्या करूँगा, अब करता हूँ कहीं एडजस्ट। चलो यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से डाल देता हूँ सीधे। ये दोनों मिला के कितना था? 30 और 24, 54 बेटे। ये 54 बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, एफ पॉइंट हो गया, पूरा हो गया सर। अब जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसे क्लोज करो। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्लोज करो। ठीक है, हाँ जी। सेल ऑफ टिकट इनकम का कुछ हुआ है क्या? हाँ दिखा Basic दिया ना, price है। सेल ऑफ टिकट इनकम दिखाई होगी इनकम में। कहाँ गई सेल ऑफ टिकट्स? ये रही सेल ऑफ टिकट्स, ये रही 25,000। ओके सर। राइट जी बेटा। तो अब यहाँ से आप लोग करो और बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर से कितने का सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है। पहले क्रेडिट साइड में आइटम देख लो, थोड़ा सा नीचे भी आइए। तो बताइए क्या सरप्लस जनरेट होता है? प्रोविजन भी तो आएगा ना एक्सपेंडिचर में 2,000। प्रोविजन मैंने ऑलरेडी यहाँ माइनस कर दिया ना भाई। देख 185 में से 2,000 हाँ सर। वो मैंने वहीं पे लेस कर दिया था, इसलिए दोबारा से डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्रेडिट साइड जोड़ो और मुझे बताओ कितना सरप्लस आता है इसका। थ्री लाख 96,200। 3,96,200 का अमाउंट आता है यहाँ से, सरप्लस आता है। दोबारा बोलना, 396 के बाद क्या था? 200 बेटा। टोटल जो भी आ रहा हो देख लेना। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से उठाओगे अब इसका क्या नाम है सर? कैपिटल फंड। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमारा जो कैपिटल फंड है, जो क्वेश्चन में गिवन था, जिसको ट्रस्ट फंड के नाम से बोला है, वो 5 लाख है। ट्रस्ट फंड आपका 5 लाख है। इसमें ऐड करेंगे एक्यूमुलेटेड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड सरप्लस में पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है वो भी लिखेंगे, जो कि 1,05,000 था, प्लस जो करंट ईयर में आया 396,200। जी बेटा, इनको जोड़ना कितना आया? 1,05,000 और 3,09,200। 1,05,000 और 396,200, राइट। कितना होता है ये? These two amount, is it 396, 496, 591, 200? 5,01,200 होगा ये। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, 5,12,000। इसको जोड़ दो। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 5वां 10,01,200। अब बेटा बैलेंस शीट को मैच कर लो। सब कुछ कर चुके हैं हम, इसकी दोनों साइड टैली होनी चाहिए। कितना आ रहा है देखो। सर ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो अकाउंटेड सरप्लस में है वो क्या है? वो पिछले साल, जैसे क्या हुआ कि ये फंड, ये ट्रस्ट कई साल से मतलब चला हुआ आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ट्रस्ट इनिशियली बना होगा तो उसका जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है वो दिखाते हैं, सेपरेटली दिखाते हैं। और वो कितना था? वो था हमारे पास शायद 5 लाख था। एक मिनट, हाँ वो 5 लाख था। बाकी हर साल सरप्लस आता होगा, तो ये सरप्लस को कैपिटल फंड में ना जोड़ के सरप्लस को सेपरेटली क्या नाम है दिखाते होंगे, जिसको एक्यूमुलेटेड सरप्लस बोला गया।
तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन, कि एक हर साल जो सरप्लस है वो ऐड हमारा होता जा रहा है। पिछले साल तक टोटल सरप्लस 1,05,000 था, इस साल 396 का और आ गया, मैंने इसको ट्रस्ट फंड में जोड़ दिया। अदरवाइज 5 लाख का जो अमाउंट है आपको ओरिजिनल उसको दिखाओ अलग से, और जो एक्यूमुलेटेड सरप्लस है इसको आप सेपरेट दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर। हाँ, तो है ये क्या, ये सरप्लस ही है, बस सरप्लस ये ओरिजिनल अमाउंट में नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि मे बी इनकी पॉलिसी होगी कि ओरिजिनल अमाउंट को हम सेपरेटली बैलेंस शीट में शो करेंगे, ताकि ये मालूम चलता रहे कि जब ये ट्रस्ट इनिशियली हमने बनाया था तो कितनी कैपिटल के साथ बना था। ओके, ये बेटा Yes, बैलेंस, इसकी जो बैलेंस शीट है वो मैच करो, कितना आ रहा है बताओ। 10,25,200 दोनों साइड मैच हो रही है। मैच हो रही है 10,25,200। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। होपफुली एक क्लास और लगनी चाहिए, 1 या 2, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन जो अनसॉल्व है वो थोड़ा सा टफ है। टफ क्या मतलब, उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा करने में। तो और एक 14th क्वेश्चन आपने खुद करना है बेटा, ठीक है, तो शायद पहले दे दिया ओके होगा आपको। ओके सर। 14th खुद करना है आपको। चलो अभी आज के लिए इतना ओके ही। और सर, इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लेना था सर, थोड़ा सा हाँ, स्क्रीन। बताइए अप या डाउन, आप पहले अप कर देते हैं, चलो। हाँ सर, आप राइट, तो जो मैं बाकी बीच में बता रहा था आपको कि इन्वेस्टमेंट एट यंग एज बहुत जरूरी है, तो इसका भी ध्यान रखना। जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे तो बाद में फायदा होगा, अदरवाइज 30-35 साल के बाद ही बात समझ में आएगी कि चलो कर लेते हैं, तो फिर इंजॉयमेंट की एज नहीं रहेगी आपकी। बट सर SIP इज हाँ बेटर और बेटर है, जो आप जो बेसिकली, म्यूचुअल फंड। हाँ जो आपकी मतलब SIP होती है ना, SIP म्यूचुअल फंड ही होती है, SIP म्यूचुअल ओके फंड ही होती है। SIP का मतलब यही होता है कि आप बैंक से बोल देते हो कि मेरी SIP करा दो, और बैंक आपके अमाउंट को म्यूचुअल फंड में डालता है। राइट, तो वो चीज सेम है, अगर आप मतलब सर SIP करा दोगे। म्यूचुअल फंड में सर एसआईपी के बदले अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूँ तो रिस्क ज्यादा है, बट रिटर्न तो लमसम में ज्यादा होगा ना। नहीं वो हाँ, वो आपकी क्या नाम है, मर्जी, आपकी मर्जी है। आप अगर आपको लगता है कि आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप लमसम डाल दो, जिसके पास लमसम नहीं है वो मंथली सैलरी जो क्या नाम है जो सैलरी है उसमें आप डालो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि लमसम में पे करने पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने 1 अप्रैल को ही 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा। और दूसरा बंदा अगर मान लो 20 अगर महीने का डालता है 5,000, तो फर्स्ट 5,000 रुपये 12 महीने का मिलेगा, दूसरे 5,000 रुपये 11 का मिलेगा, तीसरे 5,000 रुपये उसका मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे SIP कराने पे थोड़ा बर्डन क्या नाम है कम कम होता है, इसलिए कई लोग जो जॉब वाले होते हैं वो ये क्या नाम है कि मतलब प्रेफर करते हैं। क्योंकि अभी ऐसे जब आप यंग एज के हो, अभी फैमिली वाले भी आपको support दे रहे हैं, कोई लोन वगैरह आपको देना नहीं है, तो अगर SIP करा लोगे तो वो ज्यादा आपका बेटर रहता है। मतलब कि SIP इज मोर बेटर, फार बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, राइट सर? राइट, और SIP ही म्यूचुअल फंड ही है। बस वो SIP ओके आप ओके बैंक को दे देते हैं और बैंक आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड में क्या करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैंने फोन पे बताया, फोन पे में आप अगर यस। ऐप में जाओगे तो वहाँ डिफरेंट म्यूचुअल फंड दिए होते हैं, वहाँ पे आपको खुद सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब आप SIP कराते हैं किसी बैंक के थ्रू, तो बैंक आपके ब्याह पे डिसीजन लेता है कि आपका पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि बैंक के पास अलग से इसके लिए बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब मैनेजर होते हैं, तो वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, उसके पास वो टेक्निकल नॉलेज होती है, वो स्किल होता है कि जिससे पता चल सके कि कैसे इस अमाउंट को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। इसके लिए वो थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, थोड़ी सी उनकी फीस होती है, पर जो रिटर्न मिलता है उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके राइट, ओके सर। ठीक है, तो इससे आगे आता हूँ सर इसके। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा हाँ हाँ, नीचे, हाँ। राइट, डन सर, थोड़ा सा और। हाँ जी हाँ जी, राइट। सर हो गया और बाकी और था ना नीचे वाला, इसको भी देख लो अगर नहीं लिखा हो तो। हाँ सर, नीचे सब्सक्रिप्शन हो गया है सर। ठीक है, फिर ये प्रोविजन था। यस, डन सर। जी, ठीक है बेटे, तो कल मिलते हैं कॉस्टिंग की क्लास के लिए। गुड बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो सब।